और जैसा मैं आत्मदीप को भी सुन रहा था, उन्होंने बताया कि किस तरह से डिस्पोजल को लेकर के अलग अलग अप्रोच रहता है लोगों का। वो हकीकत है, बट स्टिल देयर आर फ्यू गुड, वेरी गुड। जैसा उन्होंने भी बताया कि हीरालाल त्रिवेदी जी थे, वैसे अभी भी कुछ लोग हैं काफी अच्छा काम करते हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। मेरा ये मानना है कि एक सेंस ऑफ जो डिसिप्लिन जो एक होना चाहिए, वो अभी फिलहाल जैसे सेक्शन 4 के को हम देख रहे हैं, उस उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ही अगर जागरूकता अगर आ जाए लोगों में, और पब्लिक अथॉरिटीज थोड़ा सा उसको लेकर के सीरियसली काम करने लगे, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, क्या है कि देखिए, जब टॉप बॉस के लेवल पे इश्यूज होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस पब्लिक अथॉरिटीज में, जैसा अभी हम रीवा में ही देख रहे हैं प्रैक्टिकली। वहां पर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वहां पर मीटिंग ली है, उन्होंने खुद इशू किया है, सबको, सारे ऑफिसर्स को बोला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक मैसेज जाता है डाउन द लाइन कि ठीक है, ये देखिए, ये दिस इज नॉट सच, आई मीन इट्स नॉट रिलेटेड टू जस्ट जो अभी एक हो गया था कि आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी अगर एप्लीकेशन आती है तो देनी है। तो अब ये हो गया है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन तो ये देनी देनी, उसके अलावा हमारी एक, इस एक्ट के कारण जो है, हमें जनता के सामने बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, हमें उनको बताना पड़ता है जनता को, और उसको हमें बार बार उसको अपडेट भी करना पड़ता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो एक उससे क्या होता है कि पूरे एक्ट को लेकर के जो अभी तक लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, अधिकारियों में जागरूकता नहीं थी, वो एक उसको हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट में सिर्फ 30 डेज में जानकारी देने का ही प्रावधान है, और सेक्शन 4 के बारे में बहुत सीनियर लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब आप सोचिए कि रीवा में जब हमने उनको कहा कि आप इसका कंप्लायंस बताइए सेक्शन 4 का, तो उन्होंने वो जो 17 पॉइंट्स का जो मैनुअल होता है, उसी का बोर्ड उठा करके छाप दिया। बोलो ये रहे 17 पॉइंट, जो 17 पॉइंट होते हैं जिसमें उनको पूरी इंफॉर्मेशन देनी थी, जैसे डायरेक्टरी देनी थी, तो उन्होंने वही के वही 17 पॉइंट लिख दिया और वो बोर्ड लगा दिया है, ये रहे 17 पॉइंट तैयार है। तो ये इस लेवल का अवेयरनेस है। और मुझे लगता है कि एक शुरुआत है, और ठीक है, हम लोग इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हर जिले से अगर इसकी शुरुआत हो जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अभी हम रीवा का अभी देख ही रहे हैं, रीवा में अब ये लोग फिर उसके बाद हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखेंगे। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत मतलब ने आप 2005 से ही ये एग्जिस्ट कर रही है, तब से इन्होंने कभी बनाया ही नहीं। आप सोचिए, ये एक्ट लागू हो गया, तब से इनके डिस्ट्रिक्ट के 17 पॉइंट मैनुअली तैयार नहीं थे। तो उसमें हमें भी समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आयोग आज ही आया है और वो आज आयोग जागा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वी वुड बी पनिशिंग एवरीवन राइट लेफ्ट एंड सेंटर। मोदी भाई। वो एक थोड़ा गलत अप्रोच भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सेंसिटाइज करते हुए और इन लोगों को बताना होगा कि भाई, ये कानून है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आपको ये करना होगा, ये करके आपको डिलीवर करना होगा। तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड जो मुझे दिख रहा है इस वक्त। और जितने लोग हमारे यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वो अपने अपने स्टेट्स में जहां उनको दिख रहा है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं सेक्शन 4 को, उसमें वो स्पेशली इसको इश्यू बनाएं, उसको लेकर जाएं, और इम्प्लीमेंट करवाएं कि अपने स्टेट कमीशन से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, जहां आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी है, उससे बहुत कुछ चेंज होता है। वो एक अप्रोच जो है, देखिए, ये जो विषय होते हैं, ये कोई जिसको लेकर अक्सर ये बोला जाता है कि हर आरटीआई एक्टिविस्ट का कोई उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सब तमाम तरह की बातें होती है। मेरा कहना है कि ये जब इश्यूज सामने आते हैं, तो ये इतना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि वो, ये जब आप काम करेंगे तो सबके लिए अवेलेबल होगा। और इससे जो एक इस तरह की जो धारणा बन गई है, वो भी बहुत हद तक चेंज होती है। तो आई वुड से कि अगर आप लोगों के पास इस तरह के विषय आते हैं, तो
उसको जरूर उठाइए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सर ये तो काफी हद तक ये भी डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में सूचना आयोग कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के रीवा संभाग की बात करें तो सूचना आयोग का एक उदाहरण है कि मतलब किस प्रकार से एक आइडियल तरह से काम कर सकता है, तो पूरे आत्मजीत जी कुछ देश में कहना जा चाहते रहा है ये मैसेज। आत्मजीत और आप कुछ कह रहे थे कुछ? हाँ हाँ जी जी आत्मदीप सर। मैं माननीय राहुल जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा, और देवेंद्र अग्रवाल जी भी जो जनहित याचिका पत्र याचिका का एक बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है किसी भी स्तर पे कि वो हर प्रति माह या प्रतिवर्ष कितनी शिकायतों और अपीलों का निराकरण करेंगे। कोई ऐसी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि माननीय जैसे शैलेश गांधी जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, ऐसे आयुक्त तो हर महीने 2000 से लेके 6-7 हजार तक या इससे भी ज्यादा अपीलों और शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कई सूचना आयुक्त ऐसे हैं जो महीने में केवल 100 अपीलों का या शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं, बाकी समय अपना कुछ और कर रहे हैं। कोई जवाबदेही उनकी तय नहीं है। इस मुद्दे पे भी किसी न किसी रूप में विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए भी तय किया, लोअर कोर्ट के लिए भी संख्या निर्धारित की है कि इतने इतने मामले निराकृत किए जाएं हर वर्ष, और फलाने सन के मामले सबसे प्रायोरिटी पे इतने 5 साल में निपटाए जाएं, उसके बाद के सन वाले मामले इतने साल में निपटाए जाएं। ऐसी कोई गाइडलाइन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के बारे में नहीं है। इस बारे में भी सुधार की आवश्यकता है। सर इसमें क्या कोई मॉनिटरिंग या समीक्षा करने के लिए कोई समिति का वो नहीं किया जा सकता है, जो समिति इसकी मॉनिटरिंग करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्राधिकरण लेवल पर? देवेंद्र अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि इसको आत्मजीत साहब ने बिल्कुल सही वो उठाया है, लेकिन शैलेश गांधी जी भी इससे सहमत होंगे कि ऑलरेडी जो वो मुद्दा उठा रहे थे कि टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई, तो जाहिर है कि वो एक भी अपील अगर उसका टाइम बाउंड का वॉल्यूशन कर रहा है तो वो एक इशू बन जाएगा। तो अगर हम लोग यही इम्प्लीमेंट करवा दें कि टाइम बाउंड मैनर में अगर अपीलों का निस्तारण हो जाए शुरू, तो मुझे लगता है कि सारी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी फिर तो, क्योंकि सब चीज अपने आप आंसरेबल और क्वेश्चनेबल हो जाएगी। कि आप अगर एक विषय एक अगर मान लीजिए एक अपील है, उसका टाइम बाउंड मैनर में निराकरण नहीं हुआ, वो मैटर पहुंच गया अगर कोर्ट में वापस कि ये गलत काम हुआ है इसमें, उसमें फिर जवाब देना पड़ेगा, और उसमें फिर इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और फिर शासन को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसमें इशू जो आपके सारे इश्यूज हैं, चाहे वो स्टाफ का इशू है, डिस्पोजल सिस्टम का इशू है, वो सब विल ब्रिंग अगेन इनटू द फोकस, तो अपने आप वो रिवर्स होगा। आत्मदीप जी ने जो बात बताई थी, जब मैं कमिश्नर था मेरा एवरेज 5,500 डिस्पोजल था एक साल का। मैंने कमीशन में प्रस्ताव रखा था, रेजोल्यूशन रखा था कि हर कमिश्नर को मिनिमम न्यूनतम कुछ होना चाहिए। बहुत झगड़े के बाद मैंने 4,500 की बात की, उन्होंने 2,000 की बात की, अल्टीमेटली 3,200 का आंकड़ा तय हुआ, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रेजोल्यूशन में है। बड़े खेत के साथ कह रहा हूं, लास्ट ईयर की एवरेज 2,500 थी। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अगर खुद का रेजोल्यूशन नहीं पालन करेंगे तो उसका क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये आज भी रेजोल्यूशन आपको दिखाई दे सकता है 3,200 मिनिमम करेगा कमिश्नर, मगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। माननीय शैलेश गांधी जी ने तो बहुत टाइम किया है हर महीने निस्तारण का, अपीलों और शिकायतों का। तो जो माननीय राहुल जी ने कहा है कि टाइम बाउंड अपीलों के निराकरण एब्सोल्युटली वो अच्छा सुझाव है, पर जब तक वो होता है तब तक इतना तो हो ही सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं सूचना आयोग के, वो सूचना आयुक्तों को निर्देशित कर सकते हैं कि हमें न्यूनतम, जैसे शैलेश गांधी जी ने करवाया, न्यूनतम इतना संख्या में तो आप निपटारा करें ही अपीलों और होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। उसके बाद फिर सभी जितने सूचना आयुक्त थे वापस मुख्य सूचना आयुक्त को कहेंगे कि स्टाफ दिलाया जाए निराकरण के लिए। वो स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक रूप से संभव और किया जा सकता है, इससे कुछ संख्या तो बढ़ेगी नहीं। सही है, सही है सर। ये स्टाफ वाला इशू फिर से आया है, तो ये 16(6) में तो ये पावर होती है सूचना आयोग के पास में कि वो स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पर निरंतर दबाव बना सकता है।
अब ये इसमें आदमी जी आपको बताएंगे, उनके यहाँ उनकी समय की चली हुई नोट उन्होंने तो खूब बताया है व्यापम के घोटाले में। आत्मदीप सर का जो स्टाफ है वो व्यापम के घोटाले में फंस गया फिर। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त से इतनी शक्तियां होती है पदेन कि वो चीफ सेक्रेटरी से भी बात करें तो उनके प्रस्ताव फटाफट जीएडी से पारित हो। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त तो अगर सक्रिय है, जैसे मध्य प्रदेश में रीवा के जिले के ही थे मुख्य सूचना आयुक्त माननीय पीपी तिवारी साहब, वो सरकार को जो भी भेजते थे अनुशंसा आयोग के लिए आवश्यकता की कोई भी चीज, कभी भी उसमें डिनायल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का उपयोग करना जानते थे। उनके बाद के मुख्य सूचना आयुक्तों की वो स्थिति नहीं रही, वो सरकार के आगे याचक या अनुनय विनय की स्थिति में रहते थे। तो मुख्य सूचना आयुक्त चाहे तो सब कुछ, बजट से लेके स्टाफ सब कुछ हो सकता है केवल चीफ सेक्रेटरी से बात करने से, सीएम तक भी जाने की आवश्यकता है, या जीएडी के प्रमुख सचिव को ही वो निर्देशित कर दें तो सब। मुझे लगता है कि गांधी सर ने इस विषय पर जो बात कही है कि अपन हायर करें, मतलब ये फंड गवर्नमेंट अलॉट करे कि मतलब ठीक है आप स्टाफ नहीं दे सकते परमानेंट, आपको ज्यादा खर्चा आ रहा है, नियुक्ति में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर है वो एक फंड अलॉट कर दे। और प्राइवेट तौर पे सर जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, जैसे वॉलंटियर्स अपन ला रहे हैं, तो उसी तरह से अपन हायर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और कम प्राइस में भी मतलब एक तरह से वो दूसरे हिसाब से अपन मिल जाएंगे एक तरह से वर्कर। राजस्थान सूचना आयोग ने ऐसा किया है, सूचना सहयोग जो एलएलबी किए हुए लोगों को भर्ती किया है, लड़कों को सूचना सहायक के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पे, वहाँ उनको ज्यादा दिक्कत नहीं इसका। सर आप धारा 4 की बात कर रहे थे 41B के लिए, तो देवेंद्र अग्रवाल जी यहाँ पे शुरू में एक अपना स्लाइड दिखा रहे थे, और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 25 विभाग में इन्होंने इस तरह से धारा 4 के 41B के बारे में इन्होंने लिखा, और उनका क्या जवाब आया। अब आप स्वयं थोड़ा सा अग्रवाल जी इस बात पर पॉइंट आउट करिए, क्योंकि प्रयास तो आप भी कर चुके हैं। अब आयोग की कार्य प्रणाली पर और स्टेट की आयोग की कार्य प्रणाली पर ही तो निर्भर करता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अब आप भी तो वही प्रयास आज से 6 महीने पहले किए हैं, लेकिन आपको क्या जवाब आया है? सभी विभागों का, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जो मुख्य विभाग हैं, जो सचिवालय होते हैं, हमारे यहाँ 49 सेक्रेटरीट ऑफिसेस है। हमने 49 सेक्रेटरीट ऑफिसेस में जानकारी चाहिए थी कि सेक्शन 4 के अंदर में उन्होंने जो स्वप्रकटीकरण किया है आज तक वो उपलब्ध करवा दे। तो उस पर ज्यादातर सभी विभागों ने, जैसा कि मैं स्लाइड अगर दिखा चुका हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पुनः दिखा सकता हूं, अगर आप सर चाहें तो। हाँ दिखाइए ना जी, एक मिनट सर। बस थोड़ा सा फास्ट इसको करिएगा, इसे मतलब एक एक विभाग का ऐसे दिखाते हुए। हमारे यहाँ जो सूचना प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग है, उनके तरफ से जो जवाब हमें मिला, इन्होंने लिखा है कि धारा 4 की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अद्यतन के लिए समस्त कक्षों में भेज दी गई है। ये इनका जवाब था सूचना प्रकोष्ठ विभाग का, छत्तीसगढ़ शासन। इसी तरह गृह विभाग, ये अपडेशन की कार्यवाही प्रचलित में है, अपडेट होने पर ईमेल से जानकारी से अवगत करा दिया जाएगा। वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 8 पृष्ठों में उपलब्ध है। इन 8 पृष्ठों में सिर्फ आपको जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के अपॉइंटमेंट की जानकारी है। धर्मस्व विभाग, राजस्व विभाग, धर्मस्व विभाग, ये वेबसाइट में तैयार होने पर जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। जो राजस्व विभाग है, सभी जिला अधिकारियों का प्रमुख विभाग, इनका जवाब था कि मार्गदर्शिका के अनुसार ये जानकारी खोजकर, शोधकर, सृजित कर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। जब ऐसे जवाब सब अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी देते हैं तो बहुत ही सोचने का विषय हो जाता है। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट, सिर्फ आरटीआई के पीआईओ की जानकारी। परिवहन विभाग, यहां पर भी वैसे ही है, सिर्फ पीआईओ की जानकारी दी गई है। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट को यही नहीं मालूम कि धारा 4 होती क्या, उन्होंने 6(3) पे अंतरित कर दिया अपने संचालनालय में। संचालनालय को भी नहीं मालूम, उन्होंने डीम्ड पीआईओ को ये भेज दिया, ये प्रभाग के जानकारी में संबंधित नहीं है।
बाद में उन्होंने बोला कि अद्यतन कर भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से बाकी विभागों ने अपने वेबसाइट की डिटेल्स दे दी, लेकिन जानकारी उन्होंने भी अद्यतन नहीं की है जैसा नियम में लिखा हुआ है। ऊर्जा विभाग, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट दी है, सिर्फ पीआईओ की जानकारी उपलब्ध है। कृषि विभाग, स्वप्रकटीकरण किया जाना है इलेक्ट्रॉनिक रीति से, प्रावधान के अनुसार उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। बहुत ही अलग अलग तरीके के जवाब मिले हैं। इन्होंने वापस कर दिया, ये जानकारी हमारे पास संधारित नहीं है कह के श्रम विभाग ने। 6-3 में इन्होंने भी अंतरित किया है नगरीय प्रशासन विभाग ने। इसी तरीके से जितने भी पीडब्ल्यूडी, इन्होंने भी अंतरित कर दिया संचालय में, वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। विधि एवं विधायी विभाग, एक महत्वपूर्ण विभाग है विधि एवं विधायी विभाग, सारे कानून हमारे राज्य के स्थितियों पर काम करता है। इन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया और उस वेबसाइट में तो अपने पीआईओ तक की इन्होंने जानकारी नहीं रखी है धारा 4 के स्वप्रकटीकरण में। बहुत विषम परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। सर, ये योजना आर्थिकी सांख्यिकी विभाग है, राज्य की योजना बनाता है, इसको यही नहीं समझ में आया कि धारा 4 है क्या, धारा 4 में क्या प्रकटीकरण करना है, उनको स्पष्ट ही नहीं हो पाया। जनसंपर्क विभाग, जो अपने चीजों के लिए जनसंपर्क के लिए बनाया गया है, जनसंपर्क विभाग भी अपने संचालय में अंतरित कर दिया। मतलब आप देखेंगे सर कि बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। मन ये भी नहीं कर रहा कि इस पर अपन क्या करें, क्योंकि सिर्फ एक बात इससे समझकर आई, जब मैंने इन 49 डिपार्टमेंट्स में दिया तो अराउंड 38 डिपार्टमेंट्स ने जवाब दिया, 11 डिपार्टमेंट्स ने तो जवाब भी नहीं दिया कुछ। इस पर सिरे से हमें काम करने की जरूरत है और इस पर बहुत सारी हमारे बीच में ही भ्रांतियां बनी हुई है जो उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सिस्टम पे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। शुरुआत जो इनके पास सारे संसाधन हैं, कंप्यूटर की व्यवस्था है, टीम की व्यवस्था है, स्टाफ की व्यवस्था है, फिर भी ये करना नहीं चाहते, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हम एक्ट को सही तरीके से पढ़ें, इसकी कोई भी जानकारी, कोई भी बिंदु की जानकारी इनके लिए देना संभव ही नहीं। अगर वो देते हैं मतलब उन्हें अपना जिगर निकाल के, दिल निकाल के देना पड़ेगा, शायद उसके बाद सारी पारदर्शिता आ जाएगी, जैसा कि प्रियम्बल में मेंशन है। तो देवेन जी के लिए। देवेन जी, आप ये मानते हैं ना कि हमारा जो मध्य प्रदेश है और विशेष तौर पे रीवा संभाग है, वो इस मामले में एक आदर्श स्थापित कर रहा है, आइडियल है? मैं आपको इसमें बोला कि इसमें 3 ही तरीके से काम हो सकते हैं। जो मैंने इसमें अनुभव पाया, वो एक तो अनुभव यह है कि हमको इसमें सभी बड़े जो ज्येष्ठ विभाग हैं, उन विभागों में सभी साथियों को मिलकर 41B के डिस्क्लोजर के लिए लेटर लिखना चाहिए। आप जिस तरीके से निरीक्षण की मांग कर रहे हैं आप अपने जिले में, उसी तरीके से उन्हें अपने जिले, पंचायत, राज्य के सभी विभागों में इस तरीके की मांग करना चाहिए। आयोग से भी इस तरीके की जानकारी लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आयोग एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी बनी हुई है इस एक्ट के अंदर में। हमें इसके साथ में राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस जगह पर भी लेटर लिखने चाहिए कि इसके इम्प्लीमेंट नहीं होने से हमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से हमारे अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, हमें अकारण आवेदन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं, जैसा कि प्रियम्बल में, अगर आप लोग अनुमति दे, प्रियम्बल भी एक बार मैं शुरू करना चाहूंगा, स्क्रीन लेता हूं मैं उसे। हम जो प्रियम्बल की जो पहली लाइन ही पढ़ते हैं कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, जब ये एक्ट की जो पहली प्रियम्बल की लाइन है वो यही बताता है अपने आप में कि ये जो एक्ट है ये बना इसीलिए है कि हर प्राधिकरण में पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है, जिसके लिए यह एक्ट बना है। और इस एक्ट की जो सबसे पूरी जान है उसके धारा 4 में है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, मैं इसमें और आप लोगों को एक हंसी की बात बताना चाहूंगा, क्योंकि रिटर्न पे ये कम्युनिकेशन नहीं है इसलिए रिटर्न पर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वर्बली जो कम्युनिकेशन है,
चूंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामलों पर आवेदन लगाते रहता हूं, तो मैंने कुछ डिपार्टमेंट से पूछा, सर कि आपके संगठन की उत्पत्ति का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, क्या कृत्य है, कर्तव्य, आप वही बता दीजिए। तो वह इसी चीज को नहीं बता पाए। वो बोले यार हमारा तो प्राधिकरण बना हुआ है हेल्थ सिस्टम में काम करने के लिए, हमको जो हमारे ऊपर से अधिकारी जो बोलते हैं हम वैसा करते हैं। तो मैं बोला सर आप तो आपके कार्यालय के मुखिया हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर के अधिकारी ने आपको क्या बोला हुआ है, आपको किस काम के लिए ये अथॉरिटी दी गई है। तो बोले नहीं, हमें आदेश मिलता है समय समय पर, शासन के जो काम आते हैं, योजनाएं आती हैं, बस वही करना है। मैं बोला सर इस बात को आप लिख के दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। मैं बोला कि सर 41B के 1 में जो सब क्लॉज 1 में मेंशन है, अपने संगठन की विशिष्टियां बता दीजिए, कृत्य बता दीजिए, कर्तव्य बता दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपके पास हमारा मामला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इतनी सरल सी बात से शुरुआत ही नहीं कर पाए तो हम उनसे आगे की बिंदुओं पर क्या वो कहें। जैसा कि डॉक्टर नीरज जी आज हमारी मीटिंग में बता रहे थे कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताएं। क्या वो बताएंगे? अगर वो ये हमें बता दे कि आपकी फाइल इस अधिकारी के पास जाने से आपकी फाइल का निराकरण हो सकता है, आपकी एक्चुअली जो समस्या का हल है उसका हल आपके इस अधिकारी के पास है और इस कर्मचारी को ये काम करना है, अगर वो डिफाइन कर दे तो क्या हमारी समस्या पूरी खत्म नहीं हो जाए? बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी। अपन अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें अगर यहाँ इसी पे बात रखी को हैं, अगर शेयर आगे की अगर हुई हैं। अपन बोलना चाहें और तो मैं इसको बताना चाहूंगा सर कि कई बार हम इसमें अंग्रेजी के छोटे छोटे बिंदुओं को भी हम समझ नहीं पा रहे। इतना हमारे पास धारा 4 में इतनी व्यवस्था दे दी गई है कि शायद ही हमें कुछ विशिष्ट जानकारियों के लिए या उसके सही में सत्यापित प्रति या कुछ विशेष ब्यूरो के लिए हमको आवेदन लगाना पड़े, अन्यथा सारी चीजें हमें मिल जानी चाहिए, हमारा राइट्स है। और इतना साफ और स्पष्ट तौर पर है जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और हम पूरा अधिनियम पढ़ रहे हैं। हमको सिर्फ इसी के लिए प्रयास करने के लिए हम भिड़ जाए तो हमारे पास सूचनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगी और बिल्कुल निःशुल्क। तो जैसे कि बिल्कुल अब थोड़ा सा देवेंद्र जी यदि इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें हमारे पास आधे घंटे का समय है और अपन क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आ जाएं। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा रूबरू हुआ जाए। बस मैं इसमें इतना कहना आप इसको चाहूंगा कि हमारे साथियों को शॉर्ट ये हाँ समझने की जी। जरूरत है कि धारा 4 के इन बिंदुओं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन शब्दों को सही तरीके से पढ़े और समझे तो हमारी सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। जैसा कि 416 में हम देखें कि 416 बोलता है कि ए स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय और इट अंडर इट्स कंट्रोल। अगर इन सब जानकारियों की हमें सूची मिल जाए तो हमें मालूम रहेगा कि हमें क्या जानकारी मांगनी है और वो किस अधिकारी, किस जिम्मेदार व्यक्ति से मिलेगा। तो हमारे आवेदन खारिज होना बंद हो जाएंगे। तो हम लोगों को, सभी साथियों को मिलकर ऐसे छोटे छोटे एक एक लाइन के बिंदुओं पर आवेदन लगाना चाहिए और उस पर संदर्भ भी लिखना चाहिए कि ऐसा तो करना आपका कर्तव्य है जो कि इस धारा में, इस क्लॉज में मेंशन है। तो शायद हम एक अच्छा निर्णय ले पाए, क्योंकि जहां पर हम गोपनीयता की बात करते हैं, पर्सनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो ये एक्ट ही बोलता है कि आप अपने अधिकारियों की, कर्मचारियों की निर्देशिका दें, जो डायरेक्टरीज हैं वो अवेलेबल कराएं हमें टोटल, उनके प्रत्येक लोग, प्राधिकारी के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी वेतन कितनी है बताएं, वो कितना प्रतिकर लेते हैं बताएं, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम योजनाओं पर ज्यादातर आवेदन जो लगते हैं, अगर हमारे आरटीआई साथी लगाते हैं, वो किसी चीज की भ्रष्टाचार की खोज करते हैं, तो उनके लिए 41 जो 9 है, 11 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11 में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, द बजट एलोकेशन टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी। जितनी भी योजनाओं के लिए जितनी भी बजट प्रस्तावित हुई है, इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर ऑफ ऑल प्लान, सभी योजनाओं की रिष्टियों के साथ, proposed expenditures and report on disbursement and made, मतलब जितने पैसे खर्च हुए हैं, जितने पैसे उनको करने हैं, सारे ब्यौरे। अगर हर योजनाओं के ब्यौरे हमको शॉर्ट फॉर्म पे भी मिल जाएं अगर वेबसाइट्स में हर विभाग की, तो आधे आवेदन यहीं पे लगना बंद हो जाए, भ्रष्टाचार में कमी आ जाए। इसके बाद वैसे ही जो 12th पॉइंट है, the manner of execution of subsidy programs including the amount allocated and details beneficiary of such programs। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हम लोगों को जो मिलता है वो मिलता है सब्सिडीज प्रोग्राम्स में।
जहां पर कोई सब्सिडीज के प्रोग्राम रहते हैं या कोई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स है या सब्सिडी प्रोग्राम्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। सिर्फ इनके ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं, और ये एक्ट क्लियर कट बोलता है कि फायदा ग्राहियों के ब्यौरे दिए जाएं। अगर किसी को किसी चीज की फायदा दिया गया, किसी को कोई सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी गई है, 40,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है, अगर उसमें लिख दिया जाए कि इस फलाने व्यक्ति को इस फलाने किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए इतने रुपए की सहायता दी गई है, इस समय दी गई है, तो इसमें किसी तरीके की किसी को कोई आपत्ति नहीं रहनी चाहिए। जो भी सारी चीजों की वास्तविकता लोगों के सामने रहेगी, तो जो एक ही बार में एक ही घर के 10 आदमी का नाम लिख लिख के जो सब्सिडी प्रोग्राम का बेनिफिट देते रहते हैं, वो बचत होगी, लोगों को इन सब्सिडीज का ज्यादा फायदा मिलेगा। सब क्लॉज 13 में बराबर एकदम क्लियर कट मेंशन है, पर्टिकुलर ऑफ रिसिपेंट्स ऑफ कंसेशन, परमिट्स ऑफ ऑथराइजेशन एंड ग्रांट्स। मतलब जितनी भी चीजें हैं, आप जो भी आप पैसे उनको दे रहे हैं, उनके सारे रिसिप्ट्स के विवरण उनके पास रहेंगे, जितने लोगों के लाइसेंस आप वो जारी कर रहे हैं, जितनी भी रिश्तियां हैं, सारी रिश्तियों को उनको प्रकटीकरण करना है। सारी चीज अगर वो यहीं पे ही हमें दे रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है उनसे मांगने के लिए। 14 में भी वैसे ही है, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अब यहाँ पर बकायदा उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में फिर से देने की भी बात की जा रही है, शॉर्ट्स करके जितनी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में उसे भी देने की बात की जा रही है। ये यहाँ पर मैं इस 15वें पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा साथियों का, कि यहाँ पर 15वें पॉइंट्स में हम लोगों ने एक वाचनालय और पुस्तकालय जैसी चीजें समझ ली हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू सिटीजन्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, द पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल टू सिटीजन्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्लियर है कि जो सूचनाओं को हम अभी प्राप्त करने के लिए हैं, उसके लिए इंक्लूडिंग द वर्किंग आवर्स। जैसे आप देखेंगे कई विभाग जो हैं अपने यहाँ एक एक दो घंटा या कोई महीने के एक दिन में या सप्ताह के एक दिन में एक समय रख देते हैं कि उसमें आप एक जनता को उसमें दस्तावेज भी दिखाया जा सकता है। ऐसा कुछ कार्यक्रम पिछले कई बार हुआ भी है, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ये एक्चुअली किसी किताब को पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी या उसकी नहीं, रीडिंग रूम की अगर व्यवस्था की जा रही है, तो रीडिंग रूम का कहना सिर्फ और सिर्फ उन दस्तावेजों को पढ़ने या उसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज एक्ट ये हमें नहीं दे रहा है। क्योंकि हम किताबों की भी लाइब्रेरी है या उनके दस्तावेजों की भी है, तो उसको हम लाइब्रेरी बोलेंगे। अनदर जो 17th पॉइंट है हमारा, such the other information may be prescribed and thereafter the update the publication in every year। तो यहाँ पर सर हम लोग जो 16 बिंदु को देख रहे हैं, 16 बिंदु 17 बिंदु नहीं है ये। अगर हम टोटल काउंट करने जाएं, जितने भी डीओपीटीज ने समय समय पर नियम या अधिसूचनाएं जारी की हैं, वहां पर आप देखेंगे ये 29 के आसपास ये रिश्तियां हैं। अगर ये 17 की ग्राउंड्स पर हम जाते हैं 17वें बिंदु पर, तो ये यहाँ पर जितने भी डीओपीटी ने बाद में किए कि जैसे कोई मंत्रालय कोई अधिकारी विदेश में जा रहा है, विदेशी जानकारी का ब्यौरा दें, उसकी पदोन्नति का ब्यौरा दें, उसके स्थानांतरण का ब्यौरा दें। तो ये सारे ऐसे कुछ 29 पॉइंट्स टोटल होते हैं। तो हमें तो मतलब इसमें सब कुछ मिल जा रहा है। और इसके लिए एक निगरानी समिति की बात भी आई थी, एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात भी आई थी बीच में, जब 2013 में कोई कमेटी बैठी थी, उसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात भी आई थी। उस मॉनिटरिंग कमेटी में बताया गया था कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी की चर्चा के दौरान ये चर्चा थी कि वो करेंगी और इस पर आयोग निर्णय ले सकता है। आयोग चाहे तो इस तरीके की कोई मॉनिटरिंग कमेटी बना दे और वो ये देखे कि सभी राज्यों में, जिलों के कार्यालयों में ये काम, इसका नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल्फ सुओ मोटो भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें इस पर भी प्रयास करने की जरूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी ऐसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के कार्यक्रम में जो 4-1 भी लिए हैं। अशोक कुमार जायसवाल जी ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हुए हैं इसमें अपने किसी आवेदन के विषय में। अशोक कुमार जायसवाल जी, जरा आप अपना प्रश्न बोलिएगा। सर, मैंने पीएमओ में आरटीआई लगाई थी, 5 एक को आरटीआई लगाई, उन्होंने स्वीकार किया कि 18 एक को हमें मिला है। 18 एक को मिलने के बाद उन्होंने 9-2